अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा। मुझे बस बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है कि सर आज का टारगेट ज्यादा है और बच्चे कह रहे हैं कि सर 700 सीरीज ऐसी है जो कि हमें थोड़ा सा इसमें मजीद टाइम चाहिए होगा। तो ठीक है, जिस तरह आप लोग इजी हैं उसको वैसे कर लेते हैं। 700 आज कर लेते हैं और 701 हम लोग कल कर लेंगे एंड देन we will enter into the main reports area जो कि 705 706 वाला। मगर जिस तरह हमारी रोज की एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी हुई है, अगला एरिया शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल होता है कि क्या कल के एरिया से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन? एक सेकंड, मैं जरा मोबाइल सामने रख लूं बिल्कुल अपने, ताकि मुझे ये नजर आता रहे मेरी आंखों के सामने। यहाँ पे ऐसे जनाब, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी? इसको खोल देते हैं जी। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से कोई सवाल है किसी भाई का, किसी बहन का? किसी भाई का, किसी बहन का कोई सवाल? सर ये जान के अच्छा लगा आपकी सेहत ठीक हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट से पहले आप फिट नजर आ रहे हैं और हमने वो रिपोर्ट्स का एरिया ही कवर करना था। बस देख लें, आपकी दुआएं। शुरू करें फिर? रिपोर्ट्स तैयार है? ऑल डन, ऑल ओके जी। मिस सोहा कह रही हैं सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मिस जी। शुरू करते हैं। 700 सीरीज रिपोर्ट्स, आपका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ। छोड़ दे सामने क्या लिखा हुआ है, भूल जाए। 700 सीरीज रिपोर्ट्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो 700 सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर बात करती है, जिसके अंदर आपके पास आइजा 700 है, 701 है, 705 है, 706 और दो और एरियाज हैं मगर वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। दैट इज 710 एंड 720। वो आप पढ़ेंगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आप C5 में जाएंगे तो वहां पे आपको 710 720 पढ़ाए जाते हैं। मगर अभी तक जो हमारा मेन एरिया फोकस है दैट इज 700 701 705 और 706। सर 700 के ऊपर आज हम लोगों ने बात करनी है जो कि अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है। 700 क्या है? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, सर अनमॉडिफाइड का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई तहरीफ नहीं की गई, कोई चेंज नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर, तो हम इसको क्या पुकारते हैं? इट इज अनमॉडिफाइड। यानी कि ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जो कि उस वक्त दी जाती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल साफ सुथरे, सच्चे और पाक पाकीज़ा बने होते हैं, यानी कि उनमें गलती नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट नहीं होती है। जब हम ऑल्टर को भी तंग नहीं करते हैं, वो जो काम कहता है, जो चीज मांगता है, जिससे मिलना चाहता है, जहां जाना चाहता है, अगर हम उसको वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसको वो सारा एविडेंस दे दे और वो उसकी बेस पे एक साफ रिपोर्ट जो हमें बना के देता है, दैट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें तहरीफ नहीं है, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जो कि उस वक्त दी जाती है जब अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होते हैं। ये लफ्ज बहुत जरूरी है। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि उस वक्त आप देते हैं जब आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं, ट्रू भी बने हुए हैं, फेयर भी बने हुए हैं, अकाउंट्स ठीक भी हैं
और उनमें किसी भी तरह की कोई बायसनेस भी शामिल नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। सर अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 14 कंटेंट्स होते हैं, 14 कंटेंट्स। ये स्टैंडर्ड जितना आपकी किताब में है वो सिर्फ ये रिपोर्ट डिस्कस करता है, इसके अलावा कोई और बात नहीं करता। बट अगर आप इसको अलग से देखेंगे ना स्टैंडर्ड्स के अंदर जाकर, तो उसमें और बहुत सारी बातें हैं, मगर आपके लेवल पे सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट ही इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। सर 14 कंटेंट्स है हमारे पास। पहला टाइटल। पहला कंटेंट क्या है? टाइटल। सर टाइटल में आप क्या बताते हैं? आप लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि ये रिपोर्ट किन को दी जा रही है वो नहीं बताना, इसका टाइटल बताना है कि ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जो कि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको बना के दी है। वर्ड इंडिपेंडेंट इसलिए जरूरी है ताकि लोग इसके ऊपर यकीन कर सकें, भरोसा कर सकें। तो इसका टाइटल क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आप देखेंगे असल रिपोर्ट में जाके वर्ड इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि लोगों को पता है कि हाँ अगर एक ऑडिट रिपोर्ट आई है तो उसके पीछे जो ऑडिटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट शख्स ही होगा। अच्छा, वो एक इंसान भी हो सकता है और वो पूरी की पूरी फर्म भी हो सकती है, तो ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऑडिटर कैन बी अ पर्सन एंड इट कैन बी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो सर टाइटल आ गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट एड्रेसी बताना होता है। सर एड्रेसी क्या होता है? कि जिसके लिए हमने ये रिपोर्ट बनाई है, जिसको हम ये रिपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए ये रिपोर्ट बनी है, दैट इज कॉल्ड एड्रेसी। दैट इज कॉल्ड एड्रेसी। नॉर्मली ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। नॉर्मली कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। इनके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, मेंबर्स के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, कंपनी के बड़ों के लिए बनाई जाती है। तो नॉर्मली इट इज एड्रेस्ड टू शेयर होल्डर्स। नॉर्मली इट इज एड्रेस्ड टू शेयर होल्डर्स या दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ इदारे, कानून कभी कभी आपसे कहता है कि हमारे लिए स्पेसिफिक काम करके स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट हमें बना के दें, जो कि सिर्फ आपने हमको एड्रेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एफबीआर कहता है कि भाई आपने ऑडिट करना है, और वो रिपोर्ट सबके लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, वो रिपोर्ट आपने बना के सिर्फ हमें देनी है। तो एड्रेस ही दो तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कौन से लोग होते हैं? जिनके लिए ये बनाई जाती है शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, दो साल में गवर्नेंस। बट कभी कभी आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि भाई लॉ रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा हो, लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा हो कि ये रिपोर्ट आपने सिर्फ बना के हमें देनी है, तो ये उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमें यहाँ तक बात समझ आ गई है कि व्हाट इज टाइटल एंड व्हाट इज एड्रेस। एक काम करेंगे हम लोग, साथ साथ ना चीजें असल रिपोर्ट से भी मैच करते जाएंगे ताकि आपको गेम पूरी समझ आ जाए। सर देन वी हैव ऑडिटर्स ओपिनियन। अब बिल्कुल साथ ही ऑडिटर ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी ओपिनियन बिल्कुल सामने फ्रंट एंड पे मत्थे पे मार दी है कि भाई ये रही मेरी ओपिनियन, ताकि तुम्हें ढूंढनी ना पड़े, तुम्हें तलाश ना करनी पड़े। आप उसमें क्या बताते हैं? सबसे पहले आप ये बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट किया है। आप ये बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑडिट किया है। आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी का नाम, लिखते हैं एंटिटी का नाम जिसकी फाइनेंशियल्स को आपने ऑडिट किया। फिर आप बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स का ऑडिट हो चुका है। हर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइटल को अलग अलग करके बताते हैं कि आपने एसओएफपी, एसओसीआई, एसओसीई सबके नाम आप इंडिपेंडेंटली बताते हैं, हर टाइटल को आप अलग से मेंशन करते हैं। रेफरेंस देते हैं अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है या कोई और एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है, और फिर आप डेट बताते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस डेट तक की बनी हुई हैं। आप
डेट बताते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किस डेट तक की बनाई है। सर यहाँ पे दो तरह के फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे एक सेकंड जी, जूम हो गया, ओके। यहाँ पे दो तरह के फ्रेमवर्क्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये दो फ्रेमवर्क्स हैं जिनके मुताबिक आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं। पाकिस्तान में दोनों ही यूज होती हैं साथ साथ। सर व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? ये आपका IFRS है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर आप चीजों को प्लस माइनस कर सकते हैं, डिस्क्लोजर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए। और जहां पे हम लोग बात करते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, इस फ्रेमवर्क को कहते हैं लेट सपोज कंपनीज एक्ट का फ्रेमवर्क। अब लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते, लॉ को प्लस माइनस नहीं कर सकते, लॉ के अंदर कोई तारीफ नहीं कर सकते। तो आपने ये भी बताना होता है कि आपने कौन से अकाउंट्स को ऑडिट किया और वो किन फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं। वो बने होंगे या FPF के मुताबिक या वो बने होंगे CF के मुताबिक। CF बोले तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क और FPF बोले तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सर उसके बाद आपने बताना होता है बेसिस फॉर ओपिनियन, कि जो आपने ऊपर ओपिनियन दी है इसके पीछे की कहानी क्या है। जो ऊपर आप ओपिनियन देकर आए हैं इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। ये ओपिनियन अगर आपने फॉर्म की है तो इसके पीछे की क्या बेसिस है, क्यों आप इस ओपिनियन तक पहुंचे हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले यहां पर आप सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई ये ऑडिट कंडक्ट हुआ है इन अकॉर्डेंस विद आइजाज। आपने ये बात बिल्कुल सामने सामने कह देनी है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने क्या बनाई है अपनी FS। तो उसके ऊपर हमने ऑडिट कब किया होगा, जब आपने हमें बुलाया होगा। और वो ऑडिट किन फ्रेमवर्क्स के मुताबिक हुआ है, वो हुआ है इन अकॉर्डेंस विद आइजाज। रेफर करना है रिपोर्ट के उस सेक्शन को जिसमें आपने अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं। रेफर करना है आपने उन सेक्शंस को जिसमें तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने मेंशन की हैं। एक स्टेटमेंट ऐड करनी है कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम लोगों ने तमाम तर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है। ये भी बताना है कि हम लोगों ने ISBA कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है। और आपने ये भी बताना है कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल किया है अपनी ओपिनियन तक पहुंचने के लिए। तो सर ये शुरू के जो चार एलिमेंट्स हैं, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन और उसकी बेसिस। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन और उसकी बेसिस, ये आपको पता होनी चाहिए। ICAP इनमें से कुछ चीजें लिखवा सकता है। पहले कभी ICAP पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखवाया करता था। एक टाइम था जब 25 नंबर का सवाल आता था तकरीबन हर अटेम्प्ट में, और आपसे कहा जाता था कि आपने पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है। फिर वक्त बदला, ICAP ने एक नया सवाल शुरू किया, वो आपको रिपोर्ट दे के कहता था कि इसमें से गलतियां निकालो। फिर वक्त बदला तो ICAP ने कहा कि भाई ये छोटा सा एरिया है, इसमें से गलतियां निकालो। और अब आजकल वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई मुझे ओपिनियन पैरा ड्रॉ करके बताओ, मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा बना के बताओ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें लिख के बताओ। तो ऑडिटर अब आप लोग हैं, अब आप लोगों को चीजों की समझ है और ICAP आपसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल एक्सपेक्ट कर सकता है। 705 के अंदर जब हम लोग सवाल देखेंगे ना 705 के, तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा बल्कि कि वहां पे उसने आपसे इस तरह की बातें पूछी हैं कि बताइए रिपोर्ट में कहां कहां पे कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। अच्छा मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन बना के दें, मुझे ओपिनियन पहले ड्रॉ करके दें। तो यस, ICAP हैज दैट सिंगल टेंडेंसी टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। तो आपने उसको हर एंगल से तैयार करके जाना है, हर एंगल से प्रिपेयर करके जाना है, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। हमारा मेन आज का टारगेट क्या है, 700 सीरीज। कल 701 और 700 को जोड़ कर देखेंगे। तो आज और कल में हम लोगों ने 700 और 701 करना है ताकि ये बातें आपके दिमाग तक पहुंचे। मैं रिपीट कर दूं, 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर का पेपर यहां से निकलना है सिर्फ 700 सीरीज में से।
तो अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के रखें। आगे चलते हैं। सर उसके आगे हमारे पास है तीन, उसके बाद आगे उसके आगे हमारे पास है तीन एरियाज जिनको हम कहते हैं स्पेशल पैराग्राफ्स, जिनको हम कहते हैं स्पेशल पैराग्राफ्स। एक गोइंग कंसर्न, ये उस वक्त आएगा जब 570 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये उस वक्त आएगा जब 570 एप्लीकेबल होता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर रिपोर्ट में हो, ये है स्पेशल पैराग्राफ, ये आ भी सकता है और ये नहीं भी आ सकता। तो 570 का जो गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ है, ये आपने उस वक्त ऐड करना है जब वाकई में इसकी जरूरत। देन कैन की ऑडिट मैटर, ये इसके ऊपर हम लोगों ने कल बात करनी है तफसीलन के 701 इसके बारे में क्या कहता है। अगेन ये भी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो इनका आना या ना आना रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन से ताल्लुक नहीं रखता। ये बात ध्यान में बिठानी है कि इनको ऐड करने से या इनको निकालने से आपकी रिपोर्ट कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है। और उसके बाद एक एरिया है अदर इंफॉर्मेशन का, ये 720 इसको डील करता है और 720 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसका बस आप लोगों ने नाम याद रख लेना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अदर इंफॉर्मेशन 720, इसको बस आपने ये लफ्ज याद रखना है कि यस ये भी एक रिपोर्ट का कंटेंट है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। सर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटियों वाला एरिया शुरू होता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने क्या बनाना है, उन्होंने फाइनेंशियल्स बनानी होती हैं, उन्होंने कंट्रोल्स के ऊपर काम करना होता है। और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि यहाँ पे लिखी हुई, इससे पहले आप लोगों ने कवर नहीं की, 570 कहता है कि ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न को वेरीफाई नहीं करना, ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करनी। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट कि वो चेक करे कि क्या मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, क्या मेरी कंपनी इस काबिल है कि वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करे। और अगर नहीं है तो वो बातें यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो सर मैनेजमेंट की ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि यहाँ पर आएंगी। अगर आपसे भाई क्या पूछता है कि बताएं 700 सीरीज के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, तो ये तीन बतानी है। अगर वो आपसे पूछता है कि 210 के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, तो वो वाली बतानी है। अगर आपसे पूछता है कि कंपनी जेड के मुताबिक बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, तो कंपनी लॉ वाली बता दें। और अगर आपसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कहे कि भाई बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, तो फिर आपने सबको कंबाइन करके एक जगह पे लिख दें। सर उसके बाद जिक्र होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सर यहाँ पे सबसे पहले वो आपको बताता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने क्या हासिल करनी है। हमने हासिल करनी है रीजनेबल एश्योरेंस। अब जरा मुझे ये बताइए सोच के, आपको लगता है कि एक लेमैन को रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता होगा? क्या ऑडिट को पढ़ने से पहले या सीए में आने से पहले आपके पास इस लफ्ज की नॉलेज मौजूद थी? डेफिनेटली नहीं थी। तो जब आप कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, जब आप कोई ऐसा जार्गन यूज करते हैं जो कि आपको पता है कि दूसरे बंदे की नॉलेज में भी इतना आसानी से उसको समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करते हैं, आप उसको डिफाइन कर देते हैं, आप उसको मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब आप लोगों ने वर्ड लिखा है कि हम हासिल करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस, तो साथ उसने डिफाइन भी कर दिया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट, और ये कैसे कॉज होती हैं, बिकॉज ऑफ फ्रॉड या बिकॉज ऑफ एरर। और साथ ही वो बता रहा है कि व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस, ये क्या होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, मगर ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, और ये हमेशा हमें मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करके नहीं देती है। तो सर ये गारंटी नहीं है कि ये हमें हमेशा मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करके देगी। फिर आगे वो बात करता है कि मिसस्टेटमेंट कैन अराइज बिकॉज ऑफ फ्रॉड या बिकॉज ऑफ एरर। मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है या मिसस्टेटमेंट किसी एरर की वजह से भी हो सकती है। अब डिफरेंस क्या है, नियत का। एरर गलती से होता है, मगर फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है। उसके बाद कहानी में मटीरियलिटी वाली बात शुरू करता है
कि बताइए वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं। अच्छा, अब मटेरियलिटी के अंदर भी दो बातें होती हैं, या इंडिविजुअल देखो और एंड के ऊपर अगर इमटेरियल बातें हैं उनको कंबाइन करके एग्रीगेट बना के देखो कि क्या वो उस बेंचमार्क को पार तो नहीं कर रही। तो खैर जब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियलिटी तो उसको ये बात दोबारा से हम लोग सामने करेंगे। सर ये सेक्शन फर्दर बताएगा चैप्टर 1 में डिस्कस की तमाम बातों को जिनमें हमारे पास आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब ये क्या है, ये आप उस चैप्टर में तफसीलन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज स्केप्टिसिज्म, व्हाट इज जजमेंट। डिस्कस करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नंबर 1 कि आपने आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होती है कंट्रोल्स के ऊपर। सर याद रखिएगा कंट्रोल्स के ऊपर हमने किसी भी तरह की कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करनी होती है, हमने सिर्फ कंट्रोल्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है और उसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम लोगों ने कितने काम को सर अंजाम देना और कितनों को नहीं देना। तो अपने प्रोसीजर्स को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कंट्रोल्स। फिर इवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, कि क्या जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज किए हैं, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। और एंड के ऊपर ये भी चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की जो बेसिस बनाई है क्या वो वाकई में सही है या नहीं है। तो ये मेन जिम्मेदारियां हैं, ये 4 मेन जिम्मेदारियां। नंबर 1 चेक करना कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेना कंट्रोल्स के ऊपर, गोइंग कंसर्न की जो असेसमेंट उन्होंने बनाई है वो पकड़ के वेरीफाई करना, और अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है जो कि मैनेजमेंट ने बनाई है और डिस्क्लोज की है। सर ये सेक्शन और क्या बताएगा, इस सेक्शन के अंदर आपने कम्युनिकेशन भी बतानी है कि एक ऑडिटर कम्युनिकेट करता है कंपनी के बड़ों के साथ रिगार्डिंग ऑल दोस मैटर्स जिनको आपने ढूंढा है। और अगर आप चाहें जो जो डेफिशिएंसीज आपने हासिल की हैं कंट्रोल्स के अंदर, अगर आप चाहें तो आप जाते जाते एक मैनेजमेंट लेटर बना के दे के जा सकते हैं। अगेन ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टैंडर्ड ने आपको मजबूर नहीं किया कि आपने वाकई में लेटर ऑफ वीकनेस या मैनेजमेंट लेटर बना के जाना है जिसमें आप ये बताएंगे कि कंट्रोल्स में इस जगह पे वीकनेस है। जिम्मेदारी नहीं है, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। फिर आपने ये भी बताना है कि आपने तमाम तर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है और आप इंडिपेंडेंट वे में काम कर रहे हैं। और आखिरी बात जो ये एरिया करता है दैट इज अबाउट कैम, दैट इज अबाउट की ऑडिट मैटर। ये क्या है, ये 701 जब हम लोग कल कवर करेंगे उसमें तसल्ली से देखेंगे। सर मसला ये आता है कि ये सेक्शन ना बहुत भारी है, ये खामखा रिपोर्ट का साइज बढ़ाता है, खामखा उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा होता है और लोगों को पता भी होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। एक दफा देख ली, 2 दफा देख ली, 3 दफा देख लिया, बार बार तो यूजर भी उसको देख के तंग पड़ जाता है और ये साइज के अंदर भी बड़ा होता है। तो इसको प्रेजेंट करने के स्टैंडर्ड ने ही 3 तरीके बता दिए हैं और आईक्यू भी ये 3 तरीके बहुत दफा पूछ चुका है। नंबर 1 वो कहता है कि कुछ ना करो, जैसे है वैसे पेश कर दो, रिपोर्ट की बॉडी का पार्ट बना दो, जैसे है उसको वैसे ही रखो, उसको अलग से तुम्हें डील करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम उसको एंड के ऊपर अटैच कर दो बतौर अपेंडिक्स, अगर तुम चाहो तो उसको मेन रिपोर्ट से निकाल के एंड के ऊपर अटैच कर दो एज एन एनेक्चर या एज एन अपेंडिक्स, और रेफरेंस दे दो कि रिस्पॉन्सिबिलिटियां यहाँ पे नहीं है, मैंने एंड के ऊपर लगाई हुई, जाके वहां से पढ़ लेना, ताकि रिपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। या आप एक और काम कर सकते हैं, ये तमाम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के एक वेबसाइट पे डाल दें और उस वेबसाइट का लिंक बतौर रेफरेंस यहाँ पे डाल दें कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है तो इस लिंक पे क्लिक करके जाएं और जाके वो तमाम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लें, जाके वो तमाम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लें जी। नेक्स्ट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट या लॉ कोई आपसे एक्स्ट्रा काम करवाने की फरमाइश डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम जा रहे हो तो उनकी ज़कात की वर्किंग देख कर आना, अगर जा रहे हो तो ये चेक करना कि क्या उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं,
अगर तुम जा रहे हो तो ये भी देख लेना कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि उसका लॉ, अब जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब आप जाएं तो आपने ये सारे काम भी करके आने हैं। आपने देखना है कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है या नहीं हुई। आपने देखना है कि क्या कंपनी ने एसओएफपी, ओसीआई, ओसीई जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं क्या वो बनाई है इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट। आपने ये भी देखना है कि क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो खर्चे किए हैं, जो गारंटियां वगैरह दी हैं, क्या वो कंपनी के बिजनेस के मुताबिक ही है, और क्या ज़कात को सही से डिटेक्ट करके ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस के अंदर जमा कराई गई है या नहीं कराई गई। सर ये चार बातें आईटीएम एग्जाम में पूछ सकता है कि बताएं कि कंपनीज एक्ट और कौन सी और रिक्वायरमेंट्स डालता है ऑडिटर के ऊपर। तो ये चार जिम्मेदारियां उसके साथ हमेशा अटैच होके जाती हैं। ये चार जिम्मेदारियां आपको स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। क्यों, वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो लॉ कह दे। और हमारे लिए मेन रिपोर्ट कौन सी है जो कि हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 के मुताबिक। तो सर इस रिपोर्ट के अंदर आपको वही सारी बातें देखने को मिलती हैं, और ये एक्स्ट्रा बातें जो कि अभी आपको मैंने बताई हैं कि सर ये सारी बातें वो हैं जो कि आप उन अदर मैटर्स में, जो अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पे ऐड कर सकते हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको दी जाती हैं फ्रॉम कंपनीज एक्ट के, भाई जा रहे हो तो ये काम भी तुमने लाजमन करके आना है, इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। हम तुम पे डिपेंड कर रहे हैं कि ये काम तुम लाजमी करोगे, ये काम तुम लाजमी करके आओगे। अच्छा, वापस आते हैं, कमिंग बैक। सर उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ एंडिंग एलिमेंट्स। हम लिखते हैं एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, मगर याद रखिए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए अगर आपको लगता है बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस के अंदर कि यार इसको पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, अगर मैं इसका नाम डालूंगा, अगर मैं पार्टनर का नाम ऐड करूंगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो फिर आप उसका नाम ऐड नहीं करते। रिपोर्ट साइन होती है, वो साइन होगा उस फर्म के नाम पे या पार्टनर के नाम पे या दोनों। एड्रेस, एड्रेस कहाँ का आएगा, जहां की फर्म है, और आपने वो पूरा एड्रेस नहीं लिखना। एड्रेस क्या होता है, जिस जुरिस्डिक्शन से फर्म ऑडिट करने के लिए गई है। अगर कराची की फर्म लाहौर जाके ऑडिट कर रही है तो कराची का नाम आएगा, लाहौर की फर्म लाहौर में ऑडिट कर रही है तो लाहौर लिखा हुआ आएगा, लाहौर की फर्म इस्लामाबाद जाके ऑडिट कर रही है तो नाम किसका लिखा हुआ आएगा, लाहौर। और एंड के ऊपर आपने डेट डालनी होती है, डेट के आगे लिख लें। इसको हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे जब हम लोग 560 स्टार्ट करेंगे। तो डेट वाला एरिया आइजा 560 आपको बताएगा कि यहाँ पे कौन सी डेट आनी चाहिए, कौन सी डेट नहीं आनी चाहिए। तो डेट के आगे लिख लें, पेंसिल से लिख लें। जब हम लोग 560 डिस्कस करेंगे तो डेट वाली बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना माइंड में रख लें, ये वो डेट है जिस दिन रिपोर्ट साइन हुई है, ये वो डेट आएगी जिस दिन आपने रिपोर्ट को पकड़ के उस पर कुगी मार दी है, उस पर साइन कर दिया, उस पर अपना क्या कहते हैं तोता बिठा दिया, नहीं चिड़िया बिठा दी है, साइन कर दिए। तो ये वो डेट वहां पे आपने लिख देनी है। ओके, मुझे बताइए यहां तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स, कोई सवाल यहां तक, कोई सवाल किसी भाई का, किसी बहन का, कोई सवाल, कोई सवाल। सर डिफरेंट आइजाज में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट जो बताई है वो, जैसा आपने कहा वो अलग अलग मेमोराइज करनी है, क्या हम कोई स्पेसिफिक, देखिए कुछ तो हर जगह पे सेम है ना, क्या फाइनेंशियल बनाने हैं, कंट्रोल्स पे काम करना है, एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करनी है, वो तो कॉमन है, वो तो कॉमन ही कॉमन है। रिपोर्ट ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, गोइंग कंसर्न वाला, बस ये ध्यान में रखिए। जी रिपोर्ट याद करनी है, आईकैप से तवक्को छोड़ दें कि वो आपसे रिपोर्ट का कोई भी एरिया लिखवा सकता है, वो लिखवाएगा।
उसका आजकल कोई भरोसा नहीं है। और जो स्टांस चल रहा है ना FIR2 FIR1 वाला, तो शायद वो अकाउंटिंग की बातों को कम टेस्ट करे और शायद वो रिपोर्ट का कोई एलिमेंट पकड़ के आपसे लिखवा ले। शायद वो आपसे कहे आपकी टर्म में कि भाई बेसिस फॉर ओपिनियन लिख के दो। वो आपसे कहे कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये 4 बातें बता दो। वो आपसे कहे कि भाई मुझे आप ये बता दें कि यहाँ पे आप कौन सी और कैसी ओपिनियन देंगे, या आपको बना के दे दे और आपसे कहे कि इसमें से गलतियां निकालो। तो ICAP किसी भी तरह की कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। जी समीला भाई, कोई मिस्टेक नहीं है, आप अलग चेक कर रहे हो उस चीज को। अच्छा ये बताइए, ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि आवाम को क्या लगता है कि एक ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है? आवाम को ये लगता है कि एक ऑडिटर सैम्पलिंग में काम नहीं करता? आवाम को ये लगता है कि एक ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है? ये है ना। असल में आवाम को इनहेरेंट लिमिटेशंस का नहीं पता। आवाम को इनहेरेंट लिमिटेशंस का नहीं पता। तो आवाम में और आप में हमेशा एक एक्सपेक्टेशन गैप रहेगा। ये जितनी बातें हमने की है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि आप और आवाम के दरमियान एक राब्ता कायम हो सके, आप उनको बता सके, कम्युनिकेट कर सकें कि भाई हमारे ये सारे काम नहीं है। क्यों? एक एक्सपेक्टेशन गैप है आपके पास और आवाम के पास। दोनों बहुत सारी बातों को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। उनको लगता है कि आप 24 घंटे वहां पे होते हैं, उनको लगता है कि आप साल के 365 दिन वहां पे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि ऑडिट करवाना लीगली मैंडेटेड है हर कंपनी के लिए, मगर ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि ये सस्ता है, मगर ऐसा नहीं है। तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन गैप, एक गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन यू एंड दी अवाम, जिसको अब आपने खत्म करना है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा फ्रॉड और जो फ्रॉडी है उसको भी जाके पकड़ता है, हालांकि आपकी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनको लगता है कि आप 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, मगर ऐसी बात भी नहीं है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली एक और पर्पस सर्व करती है, ये आपके और अवाम के दरमियान जो परेशानी है उसको भी खत्म कर देती है, उसको भी खत्म कर देती है। और ICAP एक्सपेक्टेशन गैप वाला एरिया बहुत दफा पूछ भी चुका है। जी मुझे बताइए, यहां तक अगर कोई सवाल है तो उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। जी सर, ICAP क्वेश्चन में टॉपिक मेंशन नहीं करता है, सिर्फ वो कर सकता है भाई, वो कर सकता है। वो ये कह सकता है कि बताइए रिपोर्ट में कौन सी जिम्मेदारियां लिखी हुई है। वो ये पूछे कि भाई एंगेजमेंट लेटर लिखते हुए आप कौन सी जिम्मेदारियां करते हैं। टॉपिक का नाम नहीं आया, मैंने टॉपिक उसने खुद से बता दिया। तो डोंट टेक ICAP इजी। ICAP जब इस लेवल पे उतरता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। डोंट टेक ICAP इजी। आखिरी बात जो ये स्टैंडर्ड हमसे करता है, दैट इज कि जब आप ओपिनियन लिखने बैठते हैं, जब आप ओपिनियन बनाते हैं, तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कि सर क्या आपने रीजनेबल अश्योरेंस हासिल कर ली है? ये होता है आपका पहला सवाल, जो कि आप खुद से करते हैं कि मैं जो ओपिनियन लिखने बैठा हूं, क्या इस ओपिनियन से पीछे मेरे पास वो रीजनेबल अश्योरेंस है या नहीं है? अगला सवाल, क्या मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल किया है या नहीं किया? अगला सवाल, क्या कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गई जो कि मुझे ठीक करवानी चाहिए थी मगर ठीक नहीं हुई? क्या कोई अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गई है जो कि मटेरियल है, जो कि ठीक हो जानी चाहिए थी मगर अभी तक ठीक नहीं हुई? और क्या मैंने आइजाज को मुकम्मल फॉलो किया है? क्या कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई है जो कि आइजाज ने मुझे करने के लिए कही हो मगर मैंने वो ना की हो? और क्या मैं जो ओपिनियन देने जा रहा हूं, क्या एनडीटी ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया है या नहीं किया? तो
ओपिनियन डालने से पहले उसने अपने आप से ये सारे सवाल करने हैं। ओपिनियन लिखने से पहले, ओपिनियन पे साइन करने से पहले, रिपोर्ट पे साइन करने से पहले उसने आपसे ये सारे सवाल करने हैं। क्या रीजनेबल अश्योरेंस है या नहीं है, क्या एविडेंस लिया है या नहीं लिया, क्या अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ठीक हुई या नहीं हुई, क्या तमाम तर आइजाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो किया है, और क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बने थे या नहीं बने थे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सारी वो बातें हैं जो कि आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में जाके देखी। तो लिंक डेवलप करें 1 का और 14 का, इनका बड़ा खूबसूरत लिंक है। आइजा 200 से लोगों ने कहानी स्टार्ट की थी और 700 पे जाके खत्म करते हैं। जो बातें वहां पे थी घूम के यहीं पर आ गई हैं कि सर जो बातें वहां पे पड़ी थी अब आपने वो बातें वेरीफाई करनी है कि क्या ये सारे काम हुए हैं, जिसके बाद मैंने ओपिनियन डालनी है। एम आई क्लियर और नॉट? जी, एम आई क्लियर और नॉट? उसके बाद रिपोर्ट में ये भी देखना है कि क्या रिपोर्ट में ये भी देखना है कि क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने डाले हैं वो रीजनेबल है, अप्रोप्रिएट है, क्या मैनेजमेंट ने सही अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, क्या जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ रिपोर्ट में वो खराब तो नहीं है, क्या तमाम तर डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं या नहीं है। तो इन पर्टिकुलर ऑडिटर ने ये बातें भी एवेल्युएट करनी है। और मजे की बात है कि अगर ये ना हो तो वो ये बड़े प्यार से कह सकता है कि भाई मिस स्टेटमेंट है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सही से चूज नहीं हुई है, मिस स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसी चूज तो सही से हो गई है, इंप्लीमेंट करनी नहीं आ रही है, मिस स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर्स मौजूद नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। मौजूद है मगर पूरे नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। अजम्पशन सही से फॉलो नहीं की जा रही है, मिस स्टेटमेंट है। तो सर अनमोडिफाइड रिपोर्ट देने से पहले उसको इतनी सारी बातें वेरीफाई करनी है, तब जाके वो कहता है कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। क्या यहां तक आपको 700 समझ आ गया? हमने 700 से आगे आज ट्रेवल नहीं करना। अब आपसे मैं पेज बाय पेज पूछूंगा। लेट मी आस्क यू पेज बाय पेज। ये फर्स्ट पेज है, मुझे ये फर्स्ट पेज पढ़ के बताइए क्या ये फर्स्ट पेज में कोई सवाल आपका है या नहीं है। ये फर्स्ट पेज पूरा आपके सामने है, सुकून से पढ़िए और मुझे बताइए क्या इस पूरे पेज में कोई सवाल मिला या जी।
पहले पेज से कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई मसला? पहले पेज से कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई मसला, मुझे बताइए। क्या पहला पेज क्लियर है आप सबको? हमने आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि रिपोर्ट्स का एरिया आपका वीक होता है, आपके समय एरिया दो ही वीक होते हैं, या रिस्क का या रिपोर्ट्स का। और अगर बहुत ही कोई थका हुआ होगा तो उसका कंट्रोल भी फारग हुआ होता है, इंक्लूडिंग सब्सटेंटिव। तो ये तो 4-5 एरियाज है। तो क्या पहला सफा मैं कह सकता हूं कि आपको 100% क्लियर है? मैं एक काम और करूंगा, मैं रिपोर्ट्स की जितनी भी क्लासेस है ना, उन सबको उठाऊंगा, डेली बेस पे अपलोड किया करूंगा यूट्यूब पे, ताकि ये बाद में भी आप उसको रिवाइज कर सकें। तो ये मेरा आपसे वादा है। इसका अलग से हम लोग बना लेंगे एक प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, और आप डेली बेस पे जो लेक्चर होगा वो मैं रात को अपलोड करके जाया करूंगा यहाँ से। मैं डेली बेस पे उसको उसी प्लेलिस्ट में डाल के जाऊंगा कि अगर किसी की क्लास मिस हो भी गई है तो वो यहाँ से बाद में आराम से देख ले, ये आपके पास ही रहेगा। जी, ओके हो गया। चलते नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे देखिएगा, कोई अगर बात मुश्किल लग रही है तो मुझे बताइएगा। इस पेज पे अगर कोई बात आपको मुश्किल लग रही है तो मुझे बताइए। जरा रिस्पॉन्स मुझे आपने क्विक करना है, क्योंकि मुझे क्लास 8:15 एंड करनी है। जी अनिका, अनिका क्या रिपीट करूं? जी अनिका बहन, क्या रिपीट करूं? प्लेलिस्ट का? जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्लेलिस्ट अभी बनाऊंगा, जितने लेक्चर्स रिपोर्ट के हम लोग करेंगे आज से ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे मैं उस प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा, जो कि आपके पास रहेगी, और आप उसको एग्जाम तक देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव आना बंद कर देंगे। अभी तो किया नहीं, का मैंने वही बात रिपीट की है बेटा। जी सर, कैम रिपीट कर दें? देखिए, कैम अभी तक मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, कैम मैंने कल पढ़ाना है। बस इतना बताया कि एक पैराग्राफ है कैम नामी, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये हमारा कल का एरिया है। तो आपने आज कैम के वर्ड पे परेशान नहीं होना, आपके लिए आज कैम का वर्ड नहीं है, भूल जाए। कैम अपने दिमाग से निकाल दें, कैम को हम लोगों ने कल कवर करना है। आज हमारा एरिया 700 है। अच्छा जी, इस पेज पे कोई सवाल नहीं था? रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या है, ये बात हमें समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़नी है। दो रिपोर्ट्स होंगी, एक है आइजा 700 की रिपोर्ट, इसके 3 पेजेस ये। और जब आप लोग ये पढ़ लें तो जब 701 एंड होता है ना, जब 701 एंड होता है तो उसके एंड के ऊपर एक और रिपोर्ट लगी हुई है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 की रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो कि आइजा 700 की कॉपी है। इसमें कुछ चीजें ऐड की हैं कंपनीज एक्ट ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये बातें, ये बातें। तो इसमें कंपनीज एक्ट ने अपना तड़का लगाया ताकि वो अपने मुताबिक इसको बना सके। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिपोर्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, बातें 95% सेम है, परेशान नहीं होना। बातें 95% ऑफ द टाइम सेम आपको मिलेंगी, मगर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो आपने दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहानियां जितनी भी हैं वो हमने कवर करनी है। डन जी? यहां तक बात समझ आती है हमें? इतना काम मेरे लिए कर लेंगे आप लोग? सर आइजा 700, 701, 705, 706 कितना पोर्शन है सी फैब का? 15%।
सर क्या ये याद करनी है? अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई क्या पूरी रिपोर्ट तो लिखवाएगा नहीं। हाँ कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह बेसिस, जिस तरह ओपिनियन, वो लिखवाया जा सकता है, वो लिखवाया जा सकता है अजीज भाई, वो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जब हम लोग 705 को स्टडी करेंगे, जब इसके सवाल करेंगे ना, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसका करना क्या है। जी ऑल डन, यहां तक ऑल क्लियर? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। जी कोई सवाल? पक्की बात है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर क्या 7-8 साल में सीए बनना वर्क करता है? बहुत मैटर करता है। अब बन जाए, चाहे 20 साल में बने, मगर बन जरूर जाइएगा, बन जरूर जाइएगा, चाहे आप 20 साल में क्यों क्यों ना बने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ओपिनियन और बेसिस की ड्राफ्टिंग करते सब बातें जो लिखनी है वो मेंशन करना मस्ट है, करेंगे जब हम लोग सवाल करेंगे ना ड्राफ्टिंग वाला, उसमें बताऊंगा। अभी के लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए आपने पकड़ के फिलहाल समझना है। सर yesterday I was not present, today you are looking good, alhamdulillah। सर ये रिपोर्ट ग्रुप, जी जी ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में किताब है, किताब में चैप्टर नंबर 14 है, वो खोले वहां से ले ले, सब कुछ पड़ा हुआ है, सारा माल पड़ा हुआ है, सारा माल पड़ा हुआ है। लूट लो मुझे आके, जिसने मुझे लूटना है लूट ले आके, मैं खुद ही किताब हूँ, सब कुछ दे दिया आपको, बस उम्मीद ये की है कि आप पेपर पास कर लेंगे। आई एम ओपन, आई एम ओपन, यू कैन लूट मी। जी ठीक है जी। बैटरी जो है वो डाउन होती जा रही मोबाइल की, बैटरी मोबाइल की लो है। ठीक है जी, अब आप लोग ना बैगी बैगी बातें करना स्टार्ट कर दी हैं कि आर्टिकल्स क्यों जरूरी हैं। अभी ये टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं, बट अभी क्या आपको 700 समझ आ गया है? 700 ओके हो गया? कल मिलते हैं 701 के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय। ये लेक्चर अभी मैं अपलोड करके जाऊंगा यहाँ से। अल्लाह हाफिज।